हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम अपनी विजन आईएएस की पीटी 365 का अपडेटेड वर्जन फ्रॉम फेब टू अप्रैल 2021 का उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 20 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। इन्वायरमेंट का हेड टॉपिक था और उसको हम जान रहे थे, बट उसके पहले थोड़ा अनअकैडमी के बैचेस के बारे में जान लीजिए। देखिए, अनअकैडमी के बैचेस 2021, 22 और 23 के एस्पिरेंट्स के लिए तो 29 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आपको दो तरह के मिल जाएंगे फॉर, यहाँ देखो, अगर आप 2022 का बैच देखते हो तो देखिए प्रॉपर शेड्यूलिंग कितने अच्छे से ऑलरेडी अभी दे रखी हुई है। मेंस तक आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप 2 ईयर बैचेस देख रहे हो 2023 के जो है एस्पिरेंट्स के लिए, तो यहाँ देखिए आपको बिगिनर से लेके पूरे एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन कराई जाएगी। डिसिप्लिन मैनर में हर चीज़ अवेलेबल है, जिससे आपका यूपीएससी बिल्कुल नहीं रुकेगा और आप जरूर क्वालिफाई करोगे विद अ गुड रैंक। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स की लैंग्वेज और किस लैंग्वेज में कौन बंदा कौन सब्जेक्ट लेगा, ये सब कुछ ऑलरेडी लिखा गया है। यहाँ पे आपको 360 डिग्री अप्रोच आंसर राइटिंग की और ये प्रॉपर ऑप्शनल कवरेज दिया जा रहा है। साथ में आपके पास यूपीएससी कॉम्पैक्ट भी है। अगर आप ये हर संडे 11 बजे से है, अगर आप इनरोल करिए खुद को बाय यूजिंग माय कोड सिर्फ आईएएस एंड आपके पास मौका है कि आप 100% तक की स्कॉलरशिप पा सकते हो। रेज हैंड का ऑप्शन जो है यहाँ पे ये भी आपको दिया जा रहा है, जिसमें आप लाइव क्लास में अपने एडुकेटर से बात करके अपने डाउट को क्लियर कर पाओगे। और सबसे बेस्ट जो यहाँ पे है वो है लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें आपको पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग, टेस्ट इवैल्यूएशन, भाई टेस्ट सीरीज और डेली आंसर राइटिंग, स्टडी बूस्टिंग सेशन, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, न जाने क्या क्या मिल रहा है जो कि आपको किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में बिल्कुल नहीं मिलेगा। और एक बहुत अच्छी फैसिलिटी उन लोग के लिए जिनको लोन चाहिए यूपीएससी के लिए, तो वो भी प्रोवाइड करती है अनअकैडमी। आप सेम पैसे को 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 0 प्रोसेसिंग फीस पे आराम से 1 साल में लौटाइए। इसके लिए भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये 20 बुक्स भी आपको फ्री मिलेंगी। कॉस्ट इनकी 10,000 के आसपास है, लेकिन आपको ये बिल्कुल फ्री दी जा रही है 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। तो देर किस बात की, ये देखिए प्राइजेस हैं और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि सिर्फ आईएएस कोड का यूज़ करना है टू अवेल दी 10% डिस्काउंट। ठीक है, कोई फर्दर क्वेरी के लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें। एवरीथिंग इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज डू ज्वाइन। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के अंदर ही पहले टॉपिक की, जो है इंडियाज थर्ड बाइनियल रिपोर्ट टू UNFCCC। फिलहाल न्यूज में क्यों है ये जानते हैं। देखिए, एक बाइनियल अपडेट रिपोर्ट 3 इंडिया के द्वारा ये कहती है कि दैट it was on track to meet its voluntary declaration to reduce the emission intensity of GDP by 20 to 25% from 2005 levels by 2020। तो भाई इन्होंने जो रिपोर्ट है ये कहती है कि भैया इंडिया जो है वो बहुत सही काम कर रहा है, जिसने अपनी वॉलंटरी डिक्लेरेशन किया था अपनी मर्जी से कि हम यहाँ पे एमिशन इंटेंसिटी को जीडीपी की कम करेंगे 20 से 25% तक 2005 के लेवल से 2020 के कंपैरिजन में देखने को मिला। ये अच्छी बात है। अब रिपोर्ट थोड़ा जानते हैं क्या है। देखो, रिपोर्ट को सबमिट करा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ द रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर है। अब ये इसको हम ना BUR 3 बोलते हैं, चलिए, है ना, BUR 3, यहाँ पे BUR 3 बोल लेते हैं, बाइनियल अपडेट रिपोर्ट। देखिए, ये रिपोर्ट इंडिया के द्वारा ये कहती है कि भाई हम अपनी वॉलंटरी डिक्लेरेशन जो हमने किया था कि हम एमिशन की इंटेंसिटी को 20 से 25% तक कम करेंगे जीडीपी का फ्रॉम 2005 लेवल्स बाय 2020, तो ये हम अपने ट्रैक पे चल रहे हैं, बढ़िया। और इसने की अचीवमेंट की बात करें ना, कुछ की अचीवमेंट्स की बात करते हैं, तो इंडिया का मिशन इंटेंसिटी जीडीपी को लेके ये रिड्यूस हुआ है बाय 24% 2005 से 2016 के बीच में। दूसरी बात कि इंस्टॉल कैपेसिटी जो सोलर एनर्जी की इंडिया में है वो भी बढ़ी है मोर देन 14 टाइम, 14 गुना से ज्यादा बढ़ी है, टू 36.91 गीगावाट हुई है नवंबर 2020 में। फिर क्यूमुलेटिव रिन्यूएबल पावर इंस्टॉल कैपेसिटी, मतलब इसमें हाइड्रो वाला हटा दो, है ना, अबव 25 मेगावाट, बाकी जो है वो इंक्रीज हो गई है करीब 2.6 टाइम्स टू
90.39 गीगावाट नवंबर 2020 के डेटा के हिसाब से। फॉरेस्ट और ट्री कवर वो भी बढ़ा है 1.65% बिटवीन 2015 टू 2019। और परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड मतलब पैट स्कीम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इन इंडस्ट्रीज, ये से रिजल्ट हुआ इन टोटल सेविंग्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 13.28 एमटीओ का। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के एमिशन में भी रिडक्शन देखने को मिला है ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द एरिया, जो कि हॉर्टिकल्चर के अंदर अब आता है, राइस इंटेंसिफिकेशन का सिस्टम, नीम कोटेड यूरिया और डायरेक्ट सीडेड राइस कल्टीवेशन वगैरह। ठीक है, तो ये पूरी यहाँ पे हमने आपको बात बताई। कुछ और बातें बताना चाहूंगी इसके अंदर आपको। देखिए, कुछ रिलेटेड न्यूज़ है। रिलेटेड न्यूज़ में टॉपिक है कि भाई मीटिंग रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट एंड अप हील टास्क, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनर्जी, है ना। ये काफ़ी बड़ा है, टास्क है, आप जानते ही है। देखिए, इंडिया जो है अभी भी डेफिसिट में है। इंडिया इज एट डेफिसिट ऑफ 83 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अगेंस्ट अ टारगेट, जो टारगेट है हमारा 175 गीगावाट का, टू बी अचीव बाय दिसंबर 2022। तो कह रहे हैं कि भैया पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा तो, है ना, एनर्जी को लेके जो है कि थोड़ा मुश्किल है भैया, बड़ा काम है। इंडिया की जो करंट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है वो 93 गीगावाट है एज ऑफ मार्च 2021। और रिसेंटली एक लॉन्ग टर्म टारगेट को लाया गया एट 450 गीगावाट हम कर देंगे 2030 तक, है ना, 2030 तक। टारगेट और स्टेटस दोनों बताना चाहूंगी तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि देखो, नेशनल सोलर मिशन टारगेट 100 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी का था और अभी हमारे पास 39 गीगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल हुई है। रूफ टॉप सोलर एनर्जी का टारगेट 40 गीगावाट का था और हमने अभी सिर्फ 4.4 गीगावाट कर पाया है। विंड एनर्जी का टारगेट 60 गीगावाट का था, लेकिन अभी हमने सिर्फ 37.7 गीगावाट पिछले 10 सालों में कर पाया है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर लॉन्च हुए थे 2015-16 में, ताकि भाई रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह रिमोट लोकेशंस तक करवा सकें। टारगेट तो भैया 9700 सर्किट किलोमीटर्स का था, लेकिन हम सिर्फ 7365 सर्किट किलोमीटर्स ही पा पाए हैं। तो ये हमने पूरी कुछ बात करी। अब इंडिया के इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो एनर्जी एफिशिएंसी 31 मिलियन यूएस डॉलर की रही 2012 से 17 के बीच में फॉर प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियर के लिए। एमिशन रिडक्शन टारगेट बताऊं तो 33 से लेके 35% तक रहा बिटवीन 2005 से और 2020 के बीच में। फाइनेंशियल रिसोर्सेज और कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज बताऊं तो करीब 2.5 ट्रिलियन 2025 से 30 के बीच में, जिसमें आपका नेशनल ग्रीन एनवायरनमेंट फंड भी है करीब 170.84 बिलियन का। एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएशन की बात करें तो हमने 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन्स का CO2 इक्विवेलेंट टू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030 ना। ये सब टारगेट बता रही हो, बढ़िया। क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन की बात करें तो नेशनल अडेप्टेशन फंड विद कॉर्पस ऑफ 3500 मिलियन जो रुपीस है, मतलब ऐसे समझो कि 55.6 मिलियन यूएस डॉलर वो इन्वेस्टमेंट है ताकि प्रोग्राम्स को वल्नरेबल सेक्टर के अंदर डेवलप करें। और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन की बात करें तो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी को इंक्रीज करना टू 40% ऑफ द एनर्जी मिक्स बाय 2030 और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाना एडिशनल फ्रॉम 30 गीगावाट 2016-17 से तो 175, जो कि मैंने आपको गीगावाट बताया, जो भी टारगेट पूरा होना मुश्किल ही है। और दूसरी कुछ चीज़ें कि लो कार्बन इंटेंसिव लाइफस्टाइल करेंगे सस्टेनेबल लिविंग करके। तो ये सब कुछ कहानी यहाँ पे रही थी। आई होप आपको इंडिया की थर्ड बाइनियल रिपोर्ट के बारे में पता चला हो, 2 UNFCCC, और बाकी इससे रिलेटेड टॉपिक्स भी आपको पता चल गए होंगे। अब कुछ दूसरे ग्लोबल इनिशिएटिव जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है उनके बारे में बताना चाहती हूँ। पहला है यूरोपियन क्लाइमेट लॉ। देखिए, यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स एक अग्रीमेंट तक पहुंच गई हैं यूरोपियन क्लाइमेट लॉ को लेके, जिसके अंदर ये होगा कि यूरोपियन यूनियन की क्या कमिटमेंट रहेंगी टू द क्लाइमेट न्यूट्रलिटी बाय 2050 तक। पार्टीज ने अग्रीमेंट तक पहुंची हैं ताकि भाई कि हम ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम कर देंगे एटलीस्ट 55% से बाय 2030, अगर आप कंपेयर करो इसको 1990 के लेवल से। तो
इस नए लॉ के साथ टारगेट जो है वो अब लीगल ऑब्लिगेशन बन गया है यूरोपियन यूनियन के लिए और उसकी मेंबर स्टेट्स के लिए। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट क्लाइमेट चेंज रूल्स। देखिए न्यूजीलैंड ऐसी पहली कंट्री बन गया है जिसने एक लॉ लेकर आया है जो यहाँ पे उसको ज़रूरत होगी फाइनेंशियल फर्म्स की, जैसे बैंक्स की, इंश्योरेंस की, फंड मैनेजर्स की, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरह से ये क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को मैनेज करेंगे। कंट्री चाहता है कि वो कार्बन न्यूट्रल बन जाए 2050 तक और फाइनेंशियल सेक्टर को जो है वो इसका अच्छा पार्ट प्ले करे, इसका रोल प्ले करे ना, ये मतलब जितना कार्बन निकले उतना एब्जॉर्ब भी हो जाए। तो ये लॉ जो है इससे क्लाइमेट रिस्क और रेजिलियंस इनटू द हार्ट ऑफ फाइनेंशियल और बिजनेस डिसीजन मेकिंग में आएगा। तो न्यूजीलैंड तो आजकल देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है अपनी चीज़ों पे। उसके बाद बात आती है इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव के बारे में। देखिए इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी एजेंडा जो है उसमें मतलब एजेंडा जो आपका 2030 पार्टनरशिप का है, इसको लॉन्च किया गया था एज अ वर्चुअल लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट के अंदर। समिट है ये पार्ट है सीरीज ऑफ ग्लोबल मीटिंग का जिसका फोकस ये होता है क्लाइमेट इश्यूज पे ध्यान देना, है ना। और ये सारा कुछ जो है ये बीइंग हेल्ड अप इन द रन अप टू द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस मतलब COP26। साथ में देखो एक बार और इसको समझ लो, शायद ना समझ में आया हो। देखिए जो समिट है ये पार्ट है सीरीज ऑफ ग्लोबल मीटिंग्स का फोकसिंग ऑन क्लाइमेट इश्यूज बीइंग हेल्ड इन द रन अप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 के। साथ में यूएस ने सबमिट करे नए टारगेट जिनका एम ये है कि हम ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करेंगे करीब 50 से 52% तक बिलो 2005 लेवल्स। इंडिया यूएस पार्टनरशिप जो है इसके दो मेन ट्रैक हैं। पहला तो स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप और दूसरा क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। ये यहाँ पे क्या करेगा, ये सब्स्यूम करेगा कई सारे एग्जिस्टिंग जो प्रोसेसेस हैं उनको भी। अब दोनों ही ज्वाइंट इनिशिएटिव का उद्देश्य ये है कि इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करना, क्लीन टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेट करना और ग्रीन कोलैबोरेशन को इंडिया के अंदर बढ़ावा देना, इनेबल करना, लागू करना। कोई दूसरे इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव के बारे में बताना चाहती हूँ। तो पहला तो है पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी जिसे हम लोग पेस कहते हैं। इसको 2009 में लॉन्च किया गया था। एम ये है कि पूरी तरह से लो कार्बन ग्रोथ को यहाँ जो है बढ़ाना है बाय सपोर्टिंग रिसर्च एंड डिप्लॉयमेंट। दूसरा इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी फाइनेंस UCSEF फॉर एक्सेस। ये किस लिए है, क्लीन एनर्जी के का एक्सेस पा सके अनडिजर्व रीजन में इंडिया के। तो ये हमने पूरी कहानी यहाँ पे जानी कुछ दूसरे ग्लोबल इनिशिएटिव्स के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है मेन हेड टॉपिक देखिए पोल्यूशन है, उसके अंदर टॉपिक है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। जानते हैं न्यूज में क्यों रहा। देखिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020 which lapsed recently has been reformulated। इसको फिर से ले आया गया है। आइए न्यूज़ के बारे में कुछ और बात जानते हैं। तो कहानी ये है कि ओरिजिनल ऑर्डिनेंस के अंदर जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट थी उसे क्रिएट किया गया था एक स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए नेशनल कैपिटल रीजन में और आसपास के एरियाज में इंडो गैंजेटिक प्लेन के। ये जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है ना, इसने सुप्रीम कोर्ट इम्पावर्ड इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी को रिप्लेस किया था। ये एंजॉय करता है जुरिडिक्शन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसी स्टेट्स में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एयर क्वालिटी जो है गड़बड़ है। एंड ये सारी स्टेट्स ही इम्पैक्ट डालती हैं दिल्ली NCR की एयर क्वालिटी को। जो रीप्रोमलगेटेड ऑर्डिनेंस है इसने इस CAQM को और एक्सपैंड किया है, एडिशनल रिप्रेजेंटेशन देके स्टेक होल्डर्स को जो कि एग्रीकल्चर से हैं, इंडस्ट्री से हैं, ट्रांसपोर्ट से हैं और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से हैं। और बहुत हैवी पीनल प्रोविजंस इसके अंदर है
इन टर्म्स ऑफ जेल अप टू 5 years, 5 साल तक की जेल है या फाइन लग सकता है उन इंडस्ट्रीज के लिए, पावर प्लांट्स के लिए, दूसरे पोल्यूटर्स के लिए, एक्सेप्ट फॉर फार्मर्स जो एयर पोल्यूशन को यहाँ पे स्टबल बर्निंग के थ्रू करते हैं ना। फार्मर्स की तो चलिए मजबूरी है, बाकी लोग जो करते हैं उनके लिए अच्छा खासा जो है वो जेल वेल हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है न्यू एमिशन नॉर्म्स फॉर कोल फायर्ड पावर प्लांट। क्या है ये, आइए थोड़ा बहुत इस बारे में जान लिया जाए। न्यूज में यूं है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पे डेडलाइन को बढ़ाया है फॉर थर्मल पावर प्लांट बाय अप टू 3 years, ताकि एमिशन नॉर्म्स के साथ कंप्लाई कर सके देश के अंदर। तो आप कहेंगे कि मैम बैकग्राउंड थोड़ा बताइए। तो बैकग्राउंड ये बताना चाहती हूँ कि 2015 की बात है, जब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक एनवायरमेंटल नॉर्म्स को नोटिफाई किया था कुछ पर्टिकुलेट मैटर के लिए, सल्फर ऑक्साइड के लिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए और मर्करी के लिए और वाटर यूज के लिए कोल बेस्ड टीपीपीज में, मतलब आपका टीपीपीज मतलब थर्मल पावर प्लांट में। स्टार्टिंग में देखिए इंडिया ने 2017 को डेडलाइन माना था थर्मल पावर प्लांट के लिए कि हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे फ्लू गैस डीसल्फ्यूजेशन यूनिट्स को, जिससे एमिशंस सल्फर डाइऑक्साइड का कम हो जाएगा। बट इसको पोस्टपोन कर दिया गया, अलग अलग डेडलाइंस डाली गई फॉर डिफरेंट रीजन्स, जो कि 2022 तक एंड हो रही थी। डेडलाइन को अब बढ़ा के दिसंबर 2022 तक कर दिया गया है सारे ही पावर स्टेशंस के लिए देश के अंदर, इन द व्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज और चैलेंजेस को देखते हुए। अब आप कहेंगे मैम थोड़ा बहुत सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में बता दीजिए। देखिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1974 में बनाया गया था अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत। इसको पावर्स दी गई हैं, फंक्शंस दिए गए हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के अंदर, और ये एक फील्ड फॉर्मेशन के तौर पे काम करता है, साथ में टेक्निकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को फॉर द प्रोविजंस ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। तो अब जो नई गाइडलाइंस आई हैं मैम आप उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए। तो देखिए पहला है क्रिएशन ऑफ टास्क फोर्स। देखिए टास्क फोर्स को बनाया जाएगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, ताकि कैरेक्टराइज कर सकें थर्मल पावर प्लांट को 3 कैटेगरीज में, और यहाँ पे इस बेसिस पे जो है उनकी लोकेशन के बेसिस पे इसको तीनों कैटेगरीज में कैरेक्टराइज करेंगे, ताकि एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से ये चल सके विद इन द डिफरेंट टाइम लिमिट। ठीक है, अब ये यहाँ पे कहानी और ये है कि एग्जेम्पशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिटायरमेंट। ये देखो इसमें क्या है कि थर्मल पावर प्लांट डिक्लेयर करे जाएंगे टू रिटायर बिफोर दिसंबर 31, 2025। ये इनको ज़रूरत है कि कुछ स्पेसिफाइड नॉर्म्स को पूरा करें। इन केस ऐसे प्लांट जो हैं वो सबमिट करते हैं अंडरटेकिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या फिर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पास किसी भी एग्जेम्पशन के लिए ऑन ग्राउंड ऑफ रिटायरमेंट। उसके बाद पेनाल्टी की भी प्रोविजंस डाली गई हैं। देखिए इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर आप इसके साथ नहीं चलते हो, एक पेनाल्टी आपके ऊपर 0.20 रुपीज पर यूनिट लगेगी। जो इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट करोगे ना लगातार, मान लो डेडलाइन के बाद भी अगर आप उसी से काम ले रहे हो तो आप करो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, कोई बात नहीं, लेकिन इस पे आपको लंबी चौड़ी पेनाल्टी देनी पड़ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कैटेगरी और डेडलाइन आपको बताना चाहते हैं। कैटेगरी ए में थर्मल पावर प्लांट विद इन 10 किलोमीटर्स ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन और सिटीज, इसमें 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनकी डेडलाइन 2022 रखी गई है। कैटेगरी बी में थर्मल पावर प्लांट्स अगर जो नॉन अटेनमेंट सिटीज हैं कि में है ना, मतलब ऐसी सिटीज जो नेशनल एम्बिट क्वालिटी स्टैंडर्ड को यहाँ पे मीट नहीं कर पाई हैं, और ऐसे जो 10 किलोमीटर क्रिटिकली पोल्यूटेड एरियाज में है, उनके लिए दिसंबर 31, 2023 रखी गई है। और कैटेगरी सी जो है इसमें कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं बाकी सारे एरियाज में, इसके लिए डेडलाइन दिसंबर 31, 2024 रखी गई है।
इससे रिलेटेड कुछ न्यूज आपको बताना चाहती हूँ। न्यू फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन रूल फॉर थर्मल पावर प्लांट। क्या है ये? देखिए, सेंटर ये मैंडेटरी कर दिया है कोल एंड लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कि आप इंश्योर कराइए 100% यूटिलाइजेशन फ्लाई ऐश का 3 से 4 सालों के बीच में। हाइलाइट्स ये है कि नॉन कंप्लायंट थर्मल पावर प्लांट्स को यहाँ पे एक फाइन देना पड़ेगा 1000 रुपये पर टन के हिसाब से, जो अनयूटिलाइज्ड ऐश है उसके ऊपर, जिसे हम लोग लेगेसी ऐश भी कहते हैं ना, राख, अंडर द पॉल्यूटेड पेज प्रिंसिपल। कि भैया ये जो प्रिंसिपल है ना कि जो पॉल्यूटर है वही पे करेगा। तो भाई टेकिंग इनटू अकाउंट यूटिलाइजेशन टारगेट फ्रॉम अप्रैल 2022, जो कलेक्टेड फाइन है इसको डिपॉजिट कर दिया जाएगा एक डेजिग्नेटेड अकाउंट में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। तो ये इसमें ये है कि ना कि दिस इज द लाइन विद फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी, जिनका ऑब्जेक्टिव है, देखो ये उस हिसाब से चल रहे हैं, फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी के हिसाब से चल रहे हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव मेन ये है कि फ्लाई ऐश जो है उसका यूटिलाइजेशन करना है एज एन इंटीग्रल प्रोसेस ऑफ पावर जनरेशन। पावर जनरेट कर रहे हो ना, तो उसमें आप क्यों नहीं फ्लाई ऐश को क्यों यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब सारे एफर्ट लीजिए जिससे ऐश का यूटिलाइजेशन हो जाए 100% सस्टेनेबल बेसिस पे, ना जो है उड़ेगी ना एटमॉस्फेयर में गंदगी फैलाएगी। तो आप कहेंगे मैम कोई फ्लाई ऐश के बारे में बताइए। देखिए ये छोटे छोटे फाइन पाउडर होता है जो कोल के जलने के बाद ऐसा बाय प्रोडक्ट निकलता है इलेक्ट्रिक जनरेशन पावर प्लांट से। इसको कलेक्ट करा जाता है फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेस, किसके द्वारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के द्वारा या बैक फिल्टर्स के द्वारा, जो आपने देखा होगा लगे होते हैं या कभी आपने पढ़ा भी होगा। ये रिजेंबल करती है पोर्टलैंड सीमेंट को, बट ये केमिकली अलग होती है। इसको यूज करा जाता है कंक्रीट में, सीमेंट के प्रोडक्ट्स में, रोड बेस मेटल रिकवरी वगैरह वगैरह में। फ्लाई ऐश टॉक्सिक होती है, जहरीली होती है ना, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की वजह से, हैवी मेटल्स वगैरह के अंदर इसके अंदर होते हैं इस वजह से। तो ये कुछ हमने यहाँ पे टॉपिक इस पार्ट के अंदर डिस्कस करे। बाकी हम आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आराम आराम से जल्दी जल्दी छोटे पार्ट्स करवा रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपको कैसा लगा। कोई दिक्कत हो सिर्फ IAS सेल्स में मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर दीजिएगा किसी भी क्वेरी के लिए, और सिर्फ IAS कोड का यूज़ करके अनअकैडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।